नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नविरल। रुक करते हैं तक की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात के अहम शहरों सूरत व अहमदाबाद के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। इन मेट्रो परियोजनाओं से इन शहरों को पर्यावरण के अनुकूल की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन गुजरात को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। कल ही केवड़िया के नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जन शताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। आज अहमदाबाद में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कुल 28.25 किलोमीटर की लंबाई के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा गांधी मंदिर तक होगा और इसकी कुल लंबाई 22.83 किलोमीटर होगी, जबकि दूसरा कॉरिडोर JNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा और इसकी कुल लंबाई 5.41 किलोमीटर होगी, जिसकी कुल लागत 5,384.17 करोड़ रुपए की होगी। वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग 40.35 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। इसके सरथना से ड्रीम सिटी तक के कॉरिडोर की कुल लंबाई 21.61 किलोमीटर है, जिसमें से 6.47 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत और 15.14 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। दूसरा कॉरिडोर भेसन से सरौली लाइन का है, जो 18.7 किलोमीटर लंबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। विधान परिषद चुनाव में 13वें प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कानपुर के रहने वाले महेश चंद्र शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के ठीक बाद शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहला नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, गोविंद नारायण शुक्ला, कुंवर मानवेंद्र सिंह, सनिल बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। समाजवादी पार्टी के दोनों कैंडिडेट पहले ही नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। 19 जनवरी को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जनवरी तक वो नाम वापस ले सकेंगे। 30 जनवरी को उच्च सदन की 12 सीटें रिक्त हो रही हैं। बीजेपी की ओर से अभी तक 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 2 कैंडिडेट राजेंद्र चौधरी, अहमद हसन मैदान में उतार चुकी है। विधानसभा में बहुमत के हिसाब से बीजेपी सहयोगियों के दम पर 10 सदस्य जिता सकेगी, जबकि दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए सपा को जोड़ तोड़ करना होगा। हम लोग पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। पार्टी जो हमें निर्देश देगी उसको हम पूर्ण करेंगे। पार्टी हमें जिस भूमिका में रखना चाहेगी उस भूमिका में रहेंगे। हम लोग निरंतर पार्टी की सेवा में, पार्टी के निर्देशों पर तैयार रहते हैं। आगे भी पार्टी जो कहेगी हम उसके आधार पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज कार्यकर्ता के नाते मुझे विधान परिषद में भेजने का काम किया है। संगठन के दायित्व के साथ सरकार के जो कार्य हैं उन कार्यों को हम लोग और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है। आज कार्यकर्ता के नाते मुझे अवसर मिला है। मैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार देना चाहता हूं और ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा के रूप में काम किया है। आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में उपचुनाव से लेकर आज तक जिस प्रकार से वातावरण है, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी, योगी जी की विश्वसनीयता
और माननीय स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन बंसल जी की जो कार्य क्षमता, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में हम 403 विधानसभाओं के लक्ष्य लेकर के काम करेंगे। भारत माता की जय। लेकिन इस चुनावी खेल में एक निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन ने रोमांच बढ़ा दिया है। महेश चंद्र शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। महेश चंद्र शर्मा ने करीब 12:30 बजे नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह से 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में 13वें नामांकन ने चुनाव का रोमांच बढ़ा दिया है। महेश चंद्र शर्मा के नामांकन में अपना दल के विधायकों ने प्रस्ताव के रूप में समर्थन दिया है। भाजपा के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी के बाद एक निर्दलीय के नामांकन से अब 13 प्रत्याशी मैदान में है। महेश चंद्र शर्मा के नामांकन करने से विधान परिषद चुनाव में उठापटक भी बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी के लिए खतरा भी हो सकता है। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। कानपुर को कई दिनों बाद कांग्रेस का जिला अध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित के रूप में मिल गया है। इस पर हमारे संवाददाता ने नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मैं इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित, जो अभी कानपुर शहर के अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको, आप पार्टी के अध्यक्ष बने हैं शहर से। धन्यवाद। सर, किस तरीके से इतने दिनों से ये सीट खाली थी यहाँ पर अध्यक्ष की शहर पे कांग्रेस की तरफ से, तो अभी भरी है, तो किस तरीके से, मतलब इसके पीछे क्या था कि अभी तक का कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से? नहीं, अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा था। उत्तर प्रदेश के जो महानगर थे उन पर पार्टी का चिंतन चल रहा था और जब पूरा चिंतन हो गया और सारे 10 जिलों में कम से कम लोग बाकी थे, उसमें कानपुर भी था और एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है कानपुर कांग्रेस की राजनीति के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। बहुत से कारण थे, लेकिन अब घोषणा हो गई तो अब कांग्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दक्षिण और उत्तर के 2 लोग, और हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस को फिर से आगे बढ़ाएंगे तेजी से। सर, किस तरीके की क्या नई नीतियां रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी एक तरीके से बैकफुट पर नजर आती है प्रदेश की बात की जाए, तो किस तरीके की क्या नई रणनीतियां रहेंगी आपको शहर पे? निश्चित तौर पर हम कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने जा रहे हैं और कानपुर में एक मॉडल कांग्रेस खड़ी करेंगे हम, और जो कार्यकर्ता के बीच में और मंच के नेताओं के बीच में जो दूरी बढ़ी है उसको कम करने का काम करेंगे हम, उस तरफ हम प्रयास करेंगे। और सारे वार्ड स्तर से लेकर के शहर के पदाधिकारी, प्रकोष्ठ, इनकी सबकी भागीदारी को हम बढ़ाने जा रहे हैं और जन संघर्ष के रास्ते जो समस्याएं हैं उनसे लड़ेंगे और उस रास्ते के सहारे घर घर कांग्रेस को ले जाने का काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कांग्रेस किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो कांग्रेस उस पर किस तरीके से क्या सपोर्ट कर रही है और शहर पे भी किस तरीके से किसानों का सपोर्ट आपके द्वारा किया जाएगा, क्या नई नीति बनाई गई है उसको लेकर? निश्चित तौर पर हम सभी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और कांग्रेस ने उनका बहुत पहले समर्थन दिया था। जब ये बिल पारित हो रहे थे तब भी हमने, कानून जब बनाया जा रहा था, कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा सबल विरोध किया था। संख्या बल हमारी कम थी, हम असफल नहीं हुए। लेकिन जब आज माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है, स्टे कर दिया है इस कानून पर, तो इस कानून के जो पास किया है मोदी जी की सरकार ने, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। देश की सबसे ऊंची इकाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको स्टे किया जाए, इसको लागू न किया जाए, तो अब रास्ता बचता नहीं है। मोदी सरकार को चाहिए कि ये तीनों कानून, कृषि कानूनों को वापस ले लें और वापस लेने के साथ ही साथ अगर उन्हें कोई कानून बनाना है तो सबको विश्वास में लेकर, किसानों को विश्वास में लेकर के शामिल करें। और जिस तरीके से एक ये लगता है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं से अंतः कलह दिखती है पार्टी में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं वंशवाद और उसकी राजनीति करते हैं, इस वजह से बैकफुट पे है आज कांग्रेस, विपक्ष उतना मजबूत नहीं है? नहीं, देखिए, कहीं पर कोई भी कांग्रेस में परेशानी नहीं है और जो आज कांग्रेस के पास शीर्ष नेतृत्व, दुनिया का सबसे शानदार नेतृत्व सोनिया गांधी के रूप में है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया देश की सेवा के लिए, तो उनको शीर्षता के लिए कहना या उदाहरण ढूंढने की जरूरत कांग्रेस के पास नहीं है। कभी कभी कुछ बातें हर दल में होती हैं और वो होने के बाद ये भी तय हो जाता है कि भाई रास्ते भी निकल आते हैं और ये रास्ते निकल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना, कभी कभी निजी स्वार्थ दल से जब ऊपर हो जाते तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, होता है, नुकसान होता है, फिर से पार्टी खड़ी होती, ऐसा कुछ नहीं। कानपुर शहर को क्या मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब कानपुर शहर को जो
प्रियंका गांधी जी ने मुझे विश्वास देकर के भेजा है। हम इस गढ़े शंकर हसरत मोहानी के शहर में जो सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती की ताकतें, उनसे हम लड़ने जा रहे हैं और हम फिर से उस कानपुर को खड़ा करेंगे जो गंगा जमुनी संस्कृति का कानपुर है। और जिस सरकार के रहते इस देश में सब्जी के ठेले हिंदू मुसलमान हो गए थे, उनको दूर करने का काम करेंगे, उस काली चादर को तार तार करेंगे और इसके लिए अगर शहादत की जरूरत पड़ेगी तो इतिहास दोहराने को हम सभी तैयार हैं। किसानों के साथ साथ में मजदूर भी परेशान है, यहाँ का बेरोजगार है। लाल इमली जैसी मिल बंद हो गई है। अब सरकार ने भी ये बोल दिया है, सरकार के बड़े मंत्री जो यहाँ पर सांसद हैं उन्होंने भी ये बोल दिया है कि अब वो मिल कभी नहीं खुलेगी। तो उनके लिए क्या नई रोजगार की क्या मांगे करेंगी, क्या विपक्ष किस तरीके से अपनी बात रखेगा? नहीं, निश्चित तौर पर जो कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, उद्योग बंद हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें बंद हुई हैं और लोग भुखमरी के स्थान पर खड़े हो गए आकर के, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगी और इस योगी सरकार को और मोदी सरकार को इस बात का दबाव बनाएगी कि आप योजनाओं को फिर से लागू करें और पारदर्शी ढंग से लागू करें, प्रचार के ढंग से न लागू करें, जिससे कि रोजगार के अवसर मिलें और जो उद्योग डूब रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, छोटे छोटे मजदूर जो भुखमरी की स्थिति में आ गए, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी सबकी प्रत्यक्ष सहायता की जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, जो अभी अभी नए अध्यक्ष, नवनीत अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शहर पे। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की धारी देवी मंदिर, जहां पर काली माता को समर्पित ये मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यहाँ पर काली माँ का ये मंदिर धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ यहाँ दिन के दौरान अपना रूप बदल लेती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कभी एक बूढ़ी लड़की के रूप में, कभी एक औरत और कभी फिर एक बूढ़ी औरत के रूप में माता अपना रूप बदलती हैं। धारी देवी मंदिर देवी काली माता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक व पालक देवी के रूप में माना जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कलियासौर में स्थित है। ये श्रीनगर उत्तराखंड से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग अलकन नदी में बहकर यहाँ आया था। तब से ये मूर्ति यहीं पर है। तब से यहाँ देवी धारी के रूप में मूर्ति पूजा की जाती है। माना जाता है कि धारी देवी दिन के दौरान अपना रूप बदलती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कभी एक लड़की, एक औरत और फिर एक बूढ़ी औरत का रूप बदलती है माता। मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ माता की काली रूप में आराधना की जाती है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपरा के अनुसार काली मठ एक ऐसी जगह है जहां देवी काली ने रक्त बीज राक्षस को मार डाला था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में पूरे वर्ष मां के दर्शन के लिए आते हैं। धारी देवी मंदिर में मनाए जाने वाले कई त्योहार हैं। उनमें से दुर्गा पूजा व नवरात्रि में यहाँ पर विशेष पूजा होती है। ये त्योहार यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। मंदिर सुंदर फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। देवी काली की अभिव्यक्ति धारी देवी को 4 धामों के राक्षस के रूप में सम्मानित किया गया है। जब धारी देवी की मूर्ति उसके स्थान से हटा दिया गया था तो कुछ घंटों के बाद ही बहुत बड़ा बादल फटा। भक्तों के अनुसार इस जगह को देवी की क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने मूल स्थान से स्थानांतरित किया गया था। ये परियोजना बाढ़ के बाद खंडहर बन गई थी। एक स्थानीय राजा द्वारा 1882 में इसी तरह की कोशिश थी, तब भी केदारनाथ में भूस्खलन हुआ था। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। क्रक्स अकादमी की असाधारण विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण ने बार बार ये सिद्ध किया है कि देश को उच्च शिक्षा की प्रोफेशनल एजुकेशन प्रदान करने में क्रक्स अकादमी ने अपने सभी छात्रों को ऊंची से ऊंची बुलंदियों पर शिखर पायदान दिलाया है। ऑल इंडिया रैंक की परंपरा की श्रृंखला को बरकरार रखते हुए छात्र शिवम गुप्ता, मैत्री तिवारी, धीरज निगम, शुभांगी गुप्ता ने विशिष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से क्रक्स के अतुल्य परिणाम अपने आप में उत्कृष्ट योग्यता का प्रतीक बने हैं।
आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा जो CS कोर्स है उसमें CS फाउंडेशन और CS EAT दोनों का रिज़ल्ट आया है। स्टूडेंट्स आप देख ही रहे हैं कितने हैप्पी हैं, बिकॉज़ इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, मतलब बहुत भी कम बोल रहा हूँ मैं, और उसी का ये आउटपुट है कि आज सारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेके अपने पेरेंट्स को, अपने शिक्षकों को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों की ऑल इंडिया रैंक 19 भी आई है। बच्चों के 400 में से 300-350 नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में आप 75% से ज़्यादा अगर मार्क्स लेके आते हैं तो अपने आप में ये एक अद्भुत सी बात है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ उनका पहला कदम है उनके प्रोफेशनल कोर्स के प्रति। आगे बहुत कुछ बाकी है। CS एग्जीक्यूटिव इनका अगला लेवल है, फॉलोड बाय CS प्रोफेशनल। तो हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देनी है कि पहली सफलता को हमें कायम रखना है सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल पे भी जाके, और देश की बहुत ज़्यादा आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हीं स्टूडेंट्स के कंधों पे हैं। थैंक यू। मिस ज्योति गुप्ता एंड हम लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, स्पेशली फ्रॉम आवर टीचर्स, और इसकी वजह से हम लोगों को CS फाउंडेशन जो कि इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम पे हम लोग को देना पड़ा, टाइम टू टाइम हम लोगों का पोस्टपोन होता रहा फ्रॉम जून टू दिसंबर, उसके बावजूद हमारे टीचर्स ने हमारी इतनी हेल्प करी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, और इस वजह से हमारा आज इतना अच्छा रिजल्ट आया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर्स ने बहुत हेल्प की और दोस्तों ने भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसकी वजह से पढ़ने में भी मज़ा आया, और काफ़ी अनसर्टेन टाइम्स थे तो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन टीचर्स ने काफ़ी एफर्ट्स दिया। पहली बात तो मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी मदद की, और इस जैसे कि पेंडेमिक का टाइम था, काफ़ी प्रॉब्लम हुई हम लोगों को, बट आखिरकार हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और इतने अच्छे नंबर से पास हुए। सपोर्ट हम लोग टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि कई बार ऐसा डीमोटिवेटेड हो जाते थे जब न्यूज़ देखते थे और आसपास की सर एग्ज़ाम नेक्स्ट टर्न पे ट्रांसफ़र कर दें, बट फिर टीचर और पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ये सब तो होता रहता है, तो हमने करेज गैदर किया और फिर हमने एग्ज़ाम दिया अच्छे से। मेरा नाम अदिति शर्मा है और अच्छा था एक्सपीरियंस। पहले पोस्टपोन होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते जा रहे थे कि कैसे पढ़ेंगे, लेथार्जिक हो गए थे, लेकिन फिर भी दिसंबर तक अच्छा रहा, मोटिवेट करते रहे टीचर्स, तो सही रहा। मेरा भी एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा है और सर ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प करी है पेपर में, एग्ज़ाम से एक दिन पहले सीरीज़ ली, टेस्ट सीरीज़ नॉन स्टॉप कंटिन्यू, एग्ज़ाम से 10 डेज़ पहले, तो बहुत ही बढ़िया रहा। मेरा भी एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब एग्ज़ाम टाइम थोड़ा डिमोटिवेट हुए थे, पर सर लोगों की वजह से सब सही था, सब मोटिवेट करते रहे सर। जैसे कोविड चल रहा था तो हमारे टीचर्स ने हमारी हेल्प करी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस ली, क्रक्स का ऐप था जिसमें हम लोगों को नोट्स और काफ़ी क्लासेस और टेस्ट वगैरह होते रहे, तो उससे हम लोग की काफ़ी हेल्प हुई। तो उसमें हम लोग को टेस्ट में काफ़ी आराम मिला कि क्वेश्चंस पता चले कैसे आते हैं, उसका एक्सपीरियंस मिला। मैंने CS EET दिया है जिसमें से मुझे 200 में से 150 मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले हमारे टीचर्स के जितने भी एफ़र्ट्स थे कोरोना के टाइम पर चलते हुए, उसमें टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। उन्होंने PDFs के फॉर्म पे हम लोग को सॉफ्ट कॉपीज़ प्रोवाइड करी, लेक्चर्स प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत अच्छा जो है वो एग्ज़ाम्स गए हैं और इस वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए। और यानी अग्रहण को दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।